हेलो हेलो हेलो। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को पहले बता दूं, थोड़ा सा कुछ बातें आप लोगों को बताना है, उसके बाद शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सेट स्टार्ट होने वाला है, ये सेट नंबर 131 होगा। और हम सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भी जानते हैं कि हम लोग वॉल्यूम 2 का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ का। वॉल्यूम 2 का जो सेट नंबर है वह 131 स्टार्ट हो रहा है। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के बच्चे हैं, ग्रुप डी वाली तैयारी करने वाले छात्र हैं, आप लोगों के लिए बेहतर है। एकदम ध्यान लगाकर, मन लगाकर तैयारी करते रहिए। निसंदेह आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी प्रश्न इसमें हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आप देख सकते हैं 14/9/2022 के दिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ से, वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। सोर्सेज की बात करें तो रुक्मिणी प्रकाशन जो ऑथेंटिक माना जाता है ग्रुप डी के लिए, खैर ग्रुप डी ही नहीं बल्कि रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेहतर जो बुक माना जाता है वो रुक्मिणी प्रकाशन का होता है, द प्लेटफॉर्म। तो इसी से हमने सारे क्वेश्चन लिए हैं। बाकी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा था। अब मैं डेली आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। तो आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक बार सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जवाब दीजिएगा। सब लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जवाब देंगे। इसमें कहा गया कि पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। पहले पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। शेष टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, ये प्रश्न है। अब इसको लगाना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने पाइप हैं, तो आप कहेंगे सर 2 पाइप है, पाइप ए है और एक पाइप कौन है, बी है। अच्छा, दोनों की कंडीशन है, पाइप ए जो है वह भरने वाला है, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि भरने वाले के साथ प्लस का साइन और जो निकालने वाला होता है उसके साथ माइनस का साइन लगा देते हैं। इससे पता चलता है कौन भरने वाला है, कौन निकालने वाला है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो भरने वाला है 15 मिनट में टंकी को भर सकता है और खाली करने वाला 20 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे, टंकी की क्या क्षमता है ये आपको निकालना है। कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का लघुत्तम जो आएगा 60 आएगा, यानी टंकी की जो कैपेसिटी है वह 60 है। अब भाग दीजिएगा भाई, टंकी ए की क्षमता क्या है, तो 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। टंकी पाइप बी का जो क्षमता है 3 है, 3 की क्षमता से निकाल रहा है और पाइप ए 4 की क्षमता से भर रहा है। अभी तक इसमें कहीं दिक्कत है तो बताइए। अभी तक यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत है तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं मेरे भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बोला गया कि जब पाइप बी जो है, अच्छा ठीक है, यहाँ से सुनिए, यहाँ देखिए, पाइप ए को खोला जाता है और 5 मिनट के बाद पाइप बी भी खोल दिया। पहले 5 मिनट तक पाइप ए खोला गया। पहले कौन खोला है, पाइप ए। तो 5 मिनट तक पाइप ए को खोला जाता है भाई। 5 मिनट तक पाइप ए को खोला जाता है। 5 मिनट में, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर सकता है। तो 5 मिनट में कितना लीटर पानी भर देगा, तो आपका जवाब होगा सर 5 चौको 20 लीटर पानी ये तो भर देगा पाइप पे। ठीक है, 5 मिनट का खेल खत्म। टंकी की कैपेसिटी क्या है, 60 लीटर, यानी 60 लीटर पानी भरना है, जिसमें से 20 लीटर पानी तो भर गया है। बचा शेष कितना पानी, अभी 60 में से 20 घटा देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 40। ये 40 लीटर पानी अभी शेष भरना बाकी है।
अब 5 मिनट हो गया, अब दोनों को यानी बी को भी चालू कर दिया जाता है, यानी पाइप ए तो खुला ही है, पाइप बी भी खोल दिया जाता है, तो 3 की क्षमता से निकालना शुरू करता है। एक भर रहा है 4 लीटर प्रति मिनट, एक 3 लीटर प्रति मिनट निकाल रहा है, तो हर 1 मिनट में कितना पानी भरा जाएगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 लीटर। तो 40 लीटर पानी को भरने के लिए एक की क्षमता से दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक भरने वाला एक निकालने वाला है, तो ओवरऑल यह एक मिनट में 1 ही लीटर पानी भर पाएगा। तो 40 लीटर भरने में कितना समय लग जाएगा, तो 40 में भाग करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 40 मिनट का समय लगेगा। बोलिए कोई दिक्कत है? अभी कोई दिक्कत है तो बताइए। 40 मिनट का समय लगेगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़ लें। चलिए भाई, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। प्रश्न में कहा गया भैया कि इसमें कहा गया है कि दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी की जांच 5 वर्षों में बिक्री को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और इस प्रश्न का उत्तर दें। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। अब इसका आप लोग अध्ययन कर लीजिए भैया। सबसे पहले 2005 में कितना है, 20% है ना। 2021 में कितना है, 2001 में क्या है, तो 22% है। 2002 में क्या है, तो यहाँ पर 15% है। 2003 में 28% है। 2004 में 15% है। सभी यहाँ पर डाटा दिया गया है। प्रश्न यहाँ से शुरुआत हो रहा है। देखिए प्रश्न यहाँ से है, यहाँ पर दिया गया है कि 5 वर्षों में कुल बिक्री कितना है, इतना है, ठीक है, 50 लाख, है ना। और बिक्री बराबर क्या होता है ये भी आपके सामने दिया ही गया है। बिक्री बराबर व्यय, अच्छा इसमें कुछ लगता है छूट गया भैया। इसमें बिक्री बराबर जो होता है व्यय प्लस लाभ होता है, यहाँ पर लाभ छूट गया है, ठीक है, प्लस लाभ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, प्लस लाभ होता है। बिक्री बराबर व्यय प्लस लाभ ये दिया गया है। लाभ परसेंटेज सारा का सारा डाटा यहाँ पर दिया गया है। कंपनी को 25% का लाभ था, तो 2005 में व्यय बताइए क्या होगा। 2005 में क्या बताना है, तो 2005 में आपको यहाँ पर व्यय बताना है, ठीक है। 2005 में व्यय बताना है, बता लेंगे आप लोग। बताइए यहाँ पर कुल बिक्री क्या है, तो यहाँ पर 50 लाख टोटल बिक्री है, 50 लाख टोटल बिक्री है, ठीक है भैया। अब किस वर्ष की बात है, 2005 है, तो 2005 में जो बिक्री है क्या है, यहाँ पर 20% है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे 50 लाख का 20%, ठीक है। ये 2005 का बिक्री निकल जाएगा। 2005 का यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो बिक्री यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। 2005 का बिक्री मूल्य यहाँ पर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आएगा कितना, 10 के बाद कितना जीरो है, 3 + 2 5 जीरो, यानी 10 लाख, ठीक। ये 2005 का बिक्री हो गया, ठीक है। 2005 का ये क्या हो गया, तो ये 2005 का बिक्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब 2005 में ही यहाँ पर क्या बोला गया, 25% का लाभ है, इतना में बिका है, लेकिन ये 25% लाभ यानी 125% पर बेचा गया है। तो 125 का मान दिया गया कितना, 10 लाख। 125 का मान क्या है, तो 10 लाख 125 का मान है। आपसे क्या पूछा गया भैया, 2005 में व्यय बताइए क्या होगा। तो आप पहले क्या करिए, व्यय बराबर क्या होता है, बिक्री, व्यय निकालने के लिए क्या करते हैं, बिक्री बराबर व्यय प्लस लाभ होता है। तो आप लाभ निकाल लीजिए, क्योंकि आपको बिक्री पता चल गया है, ठीक है, बिक्री पता चल गया है ना। तो आप लाभ निकाल लीजिए यहाँ से,
बिक्री पता चल गया तो लाभ निकाल लीजिए, व्यय निकल जाएगा। तो यहाँ से लाभ निकालेंगे तो 125 का मान कितना है, यहाँ पर 10 लाख है, तो 1 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, 1 का मान ये हो गया। हमें किसका मान निकालना है, हमें 25% का मान निकालना है, क्योंकि लाभ कितना हो रहा है 25%। तो 25% का मान निकालने के लिए यहाँ पर आप 25% का मान निकालिए, यहाँ 25 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई काट लीजिए जो कटने वाला है। 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख, ये आपका क्या निकल गया, तो लाभ निकल गया। ये देखिए ये तो बिक्री हो गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, और ये क्या हो गया, लाभ हो गया। आप जानते हैं कि बिक्री बराबर व्यय प्लस लाभ होता है, तो व्यय निकालना है तो बिक्री में से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे। तो आप इसको घटा दीजिए यहाँ से, तो कितना जीरो लिखना पड़ेगा, 5 जीरो तो रहबा करेगा, 5 जीरो रहेगा। ठीक है, ये 5 जीरो यहाँ से लिखा गया। 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8 लाख। बात क्लियर है दोस्तों, 8 लाख ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से तो बी नंबर जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए देखिए सवाल है सिंपल, लेकिन आपको समझना है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ जटिल बना दिया दोस्तों भाषा की वजह से। कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। आइए इस सवाल पर, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए भाई इस सवाल में कहा गया है दोस्तों, इस सवाल में कहा गया कि एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 2 गुना है और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना है, तो सबसे बड़े कोण का माप बताइए क्या है। भाई 3 यहाँ पर कोण हैं, तीनों कोण हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, तो ए बी सी मान लेते हैं। एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। सबसे छोटा कोण ए, सबसे बड़ा कोण सी है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा, यदि एक कोण का माप सबसे छोटे कोण का माप का 2 गुना है, सबसे छोटे कोण का माप क्या है, 2 गुना है, सबसे छोटे कोण का माप 2 गुना है। सबसे छोटा कोण अगर यह 1 अनुपात है तो ये 2 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण के माप का 3 गुना, सबसे छोटा कोण 1 है तो तीसरा जो कोण है इसका 3 गुना, तो ये 3 अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अनुपात में हमने ले लिया। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। बात क्लियर, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर आना चाहिए। देखिए 3 2 5 1 6, 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 180। 6 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 6 अनुपात का मान 180 हो जाएगा, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 30। अगर 1 अनुपात का मान 30 आ गया तो पूछा गया सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा कोण क्या है, 3 अनुपात। तो 3 अनुपात का मान निकालना है, 3 गुना 30 कर देंगे तो 30 3 90 इसका सही जवाब होगा। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा दोस्तों। चलिए भाई अगला प्रश्न है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए भाई। ये त्रिकोणमिति का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि सवाल थोड़ा सा दोस्तों अच्छा लेवल का है। देखिए यहाँ पर दिया cos थीटा बराबर x अपान साइन थीटा है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि साइन पर घात 6 थीटा प्लस कास पर घात 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भैया एक बात बताइए, इस यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर x, ये हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ कि नहीं, बिल्कुल सर ये तो हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप जो है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब ये सॉरी यहाँ बीच में प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है तो प्लस तो लिखवा करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपको लगाना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए का क्यूब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में होता है साइन, एक कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 घात प्लस कास पर 4 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये होता है दोस्तों। ठीक है, ये होता है। इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, इसका मान तो 1 हो जाएगा। बाकी आप जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया बोलिए? इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस ये वाला तो पोजीशन जो दिया गया है तो रहबा करेगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो रहबा करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर करना तो 1 ही हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 माइनस, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसको लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं भाई, चलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए 1 माइनस 3, इसके जगह क्या होता है? इसका मान क्या है? तो इसका मान यक्स है, तो इसकी जगह लिख देंगे यक्स, घात 2 है तो यहाँ पर 2 घात चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। थोड़ा सा दोस्तों समय लग सकता है क्योंकि देखिए एक कंसेप्ट है जो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल है। यहाँ पर 2 फार्मूला लगाए जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर का नियम लगाना है दोस्तों। और आपको ये भी तरीका पता होना चाहिए, ये जो कंसेप्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए भाई इस सवाल को बनाइए सभी लोग, इस सवाल का उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि 2 पर घात माइनस 2 के गुणे 4 पर घात के प्लस 3 है, अब बटे में 4 पर घात माइनस के प्लस 2 बराबर 2 पर घात के माइनस 2 दिया गया है। तो यहाँ पर के का मान आपसे पूछा गया है, के का मान निकाल देना है दोस्तों, है ना। देखिएगा गौर से समझिए प्यारे साथियों, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई? इसको आप लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं 1 पर घात 1 बट्टे 2 पर घात 2 के, यानी आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 के लिख सकते हैं। यानी इसको जब ऊपर लेकर ही जाते हैं अगर दोस्त, अगर आप ऐसे भी लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको
4 पर घात माइनस का के और इंटू 4 पर घात के 4 पर घात के प्लस का 3। ठीक, गुणे ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पर घात के माइनस का 2, के माइनस 2 और बराबर यहाँ से 2 पर घात के माइनस का 2। क्लियर। चलिए, इस सभी आधार समान है, 4 4 हैं, गुणा करेंगे घात जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 पर घात माइनस का के प्लस का के प्लस का 3 और प्लस का के माइनस का 2 बराबर यहाँ से 2 पर घात के माइनस का 2। देखिए दोस्तों, ये के प्लस है, के माइनस कट जाएगा, बाकी आप देखेंगे यहाँ पर तो 4 पर घात के 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, के प्लस 1 बराबर यहाँ से 2 पर घात के माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर 4 आधार है, यहाँ पर 2 आधार है, तो 4 को 2 के रूप में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 पर घात 2 के प्लस का 2 बराबर 2 पर घात के माइनस 2। आधार दोनों जगह 2 2 है, बराबर है तो घात भी इसके बराबर हो जाएंगे, है ना। आधार बराबर तो घात बराबर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भैया 2 के प्लस का 2 बराबर के माइनस का 2। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को। अब इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 के में से 1 के घट जाएगा तो यहाँ पर के बच जाएगा बराबर, इसको उधर लेकर जाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस 2 मिलकर माइनस का 4 हो जाएगा। तो के का मान पूछा गया है, निकल कर आ गया -4। कितना हो गया भाई, -4, यानी बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इसको बनाइए दोस्तों, कितना सिंपल प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या बोला गया, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्य का नियम आपको पता होना चाहिए कि 8 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है, जब अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हों तो वह 8 से विभाज्य हो जाएगी। अंतिम के 3 अंक 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अंतिम के 3 अंक क्या हैं, तो यहाँ पर 864 है, यहाँ पर 164 है और यहाँ पर 964 है, यहाँ पर 764 है। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 8 से कटेगा। तो भैया 864, देखिए 864 को गौर से देखिएगा तो 864 जो है वह 8 से बिल्कुल ही कट जाएगा। 864 है, 8 से भाग करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 अठाएँ 64, 108 बार में कटेगा, ये तो कट गया। तो पहला ऑप्शन ऐसा है जो 8 से कट रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, कोई भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको विभाज्यता का नियम चेक करना है भैया। ठीक है, विभाज्यता का नियम अगर आप जानते हैं तो यह सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल है, बाकी आपको लगाना ही पड़ सकता है। अगला प्रश्न, देखिए यक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। भैया यहाँ पर 2 श्रमिक हैं, एक है यक्स है और एक कौन है, तो एक वाई है। यक्स वाई से 2 गुना कुशल है। भैया यक्स जो है वाई से 2 गुना है, अगर वाई का कुशलता 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई, 14 दिन में दोनों लोग मिलकर कार्य करते हैं, दोनों लोग मिल के काम करेंगे तो 2 + 1 3 की क्षमता से कार्य हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा 14 × 42 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या है, 42। यक्स अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। भैया अगर यक्स अकेले काम करेगा तो 2 की क्षमता से कार्य करेगा, तो 2 से भाग कर देंगे तो 21 दूना 42, 21 दिन का समय लग जाएगा ए को। ठीक, यक्स को 21 दिन, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए सभी लोग भाई।
इस सवाल को बनाइए दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है, सवाल का जवाब दीजिए। सभी लोग भाई जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया। आप लोगों से मैं बता दूं कि मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूं, जिसमें पहला ही चैप्टर जो होगा वह इकाई और इकाई की संख्या से रिलेटेड जो पहला चैप्टर है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग बिल्कुल ही बने रहिएगा और पूरा जो वीडियो हमारा होगा, जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप देखिएगा। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सेट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बदल सकता है दोस्त, पैटर्न नहीं बदल सकता है। जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, इकाई और अंक। ये जो चैप्टर है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चैप्टर वाइज होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक रेलवे द्वारा 2022 तक, उन सभी का मैं एक साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कंसेप्ट के साथ। जो लोग पहली बार देखेंगे भैया बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, मैं हर एक कंसेप्ट आप लोगों के बीच में डिस्कस करते हुए चलूँगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए भाई, इस सवाल का जवाब दीजिए भैया। देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि x माइनस वाई एक कोष्टक में x प्लस वाई एक कोष्टक में प्लस y माइनस जेड एक कोष्टक में y प्लस जेड एक कोष्टक में, और यहाँ पर दिया गया है z प्लस x एक कोष्टक में z माइनस x एक कोष्टक में। आप एक कंसेप्ट जानते हैं बीजगणित का कि एक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो बच्चा जानता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ते हैं और एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं, ये होता है इसका कंसेप्ट, ठीक। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर लगाना है, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ा गया है, कोष्टक में घटाया गया है, तो इसको लिख सकते हैं आप सभी भैया, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ लिख सकते हैं जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या कट रहा है, जो कटेगा उसको काट देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, सारे के सारे कट गए हैं तो क्या बच रहा है 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला प्रश्न, चलिए इसका जवाब दीजिए भाई। इस यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है एक खुले घनाभाकार है दोस्तों, टैंक की आंतरिक लंबाई, आंतरिक चौड़ाई और आंतरिक ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। उसके आंतरिक पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर घनाभ आकार का एक टैंक है जो कि खुला है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा भैया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या होता है उसका क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यह एक घनाभ आकार का एक टैंक है जो कि ऊपर वाला हिस्सा जो है दोस्तों वो खुला हुआ है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको खुला हुआ है। अगर इसको खोल दिया जाए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये खुला हुआ है बिल्कुल, ठीक है। ये हिस्सा दोस्तों एकदम से खुला हुआ हिस्सा है। अब ऊपर से हिस्सा खुला हुआ है तो इसके कितने फलक हो गए, 5 फलक हो गए, यानी 5 फलक होंगे तो इनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बताइए। इसका जो 5 फलक हो गए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है, आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है तो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे भाई सभी लोग, 2 एल बी एच प्लस एच एल इंटू प्लस एल बी,
ये होता है इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सारा का सारा जो भी चीज़ दिया गया है 2BH प्लस HL प्लस LB। ठीक, अब यहाँ पर जो डाटा दिया गया है लिख दीजिए यहाँ से। 2B मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है 4 है, ऊंचाई क्या है 3 है, तो 4 3 ये हो जाएगा 12 प्लस ऊंचाई क्या है 3 है, लंबाई क्या है 6, 6 त्रिक 18 ये हो गया, और प्लस लंबाई क्या है तो यहाँ पर 6 है, चौड़ाई क्या है 4 है, 6 चौको 24 यहाँ से हो गया। तो 18 और 12 क्या हो जाएगा 30, 30 का गुना 2 में तो हो जाएगा 60, 60 ये और 24 ये, तो 60 24 का हो जाएगा 84, 84 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, तो 84 मीटर स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों, 84 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अभी ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या बोला गया है कि 10वां जो क्वेश्चन है 4 6 6 8 8 8 10 12 में माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्तों, ध्यान समझिए। जो भी आंकड़े दिए गए होते हैं सबको आरोही या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए माध्यिका जो होता है बीज की संख्या होती है माध्यिका। अगर आंकड़े सम हैं, हमेशा बीज का ही लेना होता है, हमेशा क्या है बीज का ही लेना होता है। अगर आंकड़े सम होते हैं तो क्या करेंगे, आंकड़े विषम होते हैं तो आसान है, सम है तो क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना भैया, इसमें पहले गिन लीजिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 8 हैं तो ये आंकड़े क्या हैं सम हैं, यानी 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में क्या बच गया, तो यहाँ पर 8 और 8 बच गया। तो 8 और 8 इसको जोड़ दीजिए, तो 8 8 16, बस इसका आधा कर दीजिए, तो 16 का आधा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका जो माध्यिका आएगा दोस्तों 8 आएगा, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका माने क्या होती है, बीज की संख्या। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया 3 4 6 8 9, अब बताइए इसका माध्यिका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कितने अंक हैं, कितनी संख्याएं लिखे गए हैं, 1 2 3 4 5 संख्या लिखा गया है, तो 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, बीच में क्या बचा 6, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, आगे बढ़े भाई। चलिए अगला प्रश्न, 2 सेंटीमीटर व्यास 7 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 लेना है। भैया ये तार है ना, ये इस प्रकार से तार कुछ इस प्रकार से है। ठीक, ये तार लंबा है और तार कैसा है, तो आप देख रहे हैं कि बेलनाकार है। तो आपसे सीधा बात ये पूछना चाहता है बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है दोस्तों बेलन के आयतन का फार्मूला। तो पाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 22/7, आर का मान व्यास 2 है, त्रिज्या 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। हाइट क्या है 7 मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 का गुना 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2200, 2200 सेंटीमीटर क्यूब, 2200 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न करिए सब लोग भाई। देखिए यहाँ पर आपको बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हल करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए 6 का गुना 6 में 36, 36 6 42, तो ऊपर तो हो गया इधर 42
नीचे क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 5 14, 14 से भाग करेंगे, 14 तिया 42, तो इधर आ जाएगा 3। इसका जो आएगा सॉल्यूशन हल करने के बाद 3 आएगा, ठीक है, इतने का तो 3 आ जाएगा। अब बचता इधर वाला, यहाँ पर बोडमास का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले का को हल करते हैं दोस्तों, अगर ब्रैकेट नहीं है तो का को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 भागा, का मतलब होता है गुना, तो ये हो जाएगा 1/4। ये भाग से गुना बदलेगा तो 1/2 रहेगा, 1/4 पलट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2। ऊपर वाले का तो 2 आ गया, यहाँ से ऊपर वाले का क्या आ गया, तो ऊपर वाले का 2 आ गया, नीचे वाले का चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर पहले भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा यहाँ से, और गुना 1/, यहाँ सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, भाग देना है, 1/2 में भाग करेंगे 1/2 से, तो एक बार न जाएगा, एक बार चला जाएगा, 1 का गुना 1/2 में करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 1/2 ऊपर 2 है और नीचे 1/2 है, तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, कहीं गड़बड़ी होगा क्या भाई, अच्छा ठीक है, ये तो हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ का जो आ जाएगा सलूशन, ये कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, इधर का क्या है 3 है, तो यहाँ से 3 भागा 4 होगा, यानी 3 बटे क्या हो जाएगा 4, तो 3/4 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए कौन से विकल्प में है, कौन से विकल्प में है 3/4, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, चलिए इस सवाल को बनाइए दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए भाई जल्दी से। देखिए ये स्क्वायर रूट है दोस्तों, ये सब करनी में है, ठीक है, ये करनी में है, ये भी करनी में है, और ये भी है, ये नहीं है ना। देखिए अगर इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो 625 है, 2.5 आ जाएगा, प्लस इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5 आ जाएगा, माइनस ये 8.2 है, ठीक है, 0.2 घट जाएगा यहाँ से, तो केवल 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 और ये आधा 6, तो ये तो हो गया 6 में से 8 गया, -8 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, माइनस का 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या बताइए, कोई अगर समस्या है तो बताइए सभी लोग भाई। अगला प्रश्न, अब ये सवाल तो देखिए मुजबानी लगाने वाला प्रश्न है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसमें कहा गया कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए कौन सा बहुभुज ऐसा है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। भैया या तो वह वर्ग हो सकता है, या तो वह वर्ग हो सकता है, या फिर वह आयत हो सकता है। इन्हीं की दोनों की जो कोण होते हैं 90-90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें भी 90 बनता है, इसमें प्रत्येक 90-90 के बनते हैं। अब इसमें भुजाएं कितनी हैं तो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी 4, ठीक है। अगर 90 डिग्री प्रत्येक कोण हैं किसी बहुभुज का तो भुजा कितना होगा 4 ही होगा। तो 4 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कुछ तो ऐसे हैं बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहेंगे नहीं सर हम तो लगाएंगे, हमें बताइए तरीका, इसका लगाने का तरीका बताइए। तो जो बकलोल टाइप के हैं भैया, जो बकलोल टाइप के हैं उनके लिए मैं फार्मूला भी बताऊंगा। देखिए हालांकि फार्मूला सबको आना भी चाहिए, लेकिन जो इस सवाल से रिलेटेड फार्मूला की बात करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या बन जाता है। तो भैया इसका जो फार्मूला बन जाता है, अगर किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग पूछा जाएगा तो होता है n
-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। लेकिन प्रत्येक अंतःकोण की बात किया जाएगा तो आप क्या करिए, n से भाग करिए। n क्या है, भुजाओं की संख्या है। ये प्रत्येक अंतःकोण दिया गया है कितना है, 90 है। ठीक है, 90 दिया गया है। तो यहाँ से आप 90 दूना 180, ठीक है, तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस का 4 बराबर, इसका गुना यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो n का गुना 1 में तो n हो जाएगा। इसको उधर लेकर जाइए तो 2 में n में से 1 n घटेगा तो n बचेगा, और इसको उधर लेकर आएंगे तो माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, 4। ये तरीका है दोस्तों, ठीक है, ये तरीका होता है। चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर देखिए भाई, सवाल में कहा गया है यहाँ पर बंटी और बबली। अच्छा, एक बंटी बबली दारू आता है, तो वो बंटी बबली नहीं है, ये बंटी बबली नाम है। बंटी बबली की वर्तमान आयु का युग 32 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बंटी की आयु बबली की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो बंटी की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। अच्छा, बंटी बबली का नाम सुन के नशा मत जाइएगा भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर बंटी है, बंटी के लिए बीटी और बबली के लिए बीबी लिख दे रहे हैं, ठीक है, या फिर बीएल लिख दे रहे हैं, बीएल बबली हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया दोस्तों कि 2 वर्ष बाद बंटी और बबली की जो आयु, बंटी की आयु बबली की आयु का 3 गुना होगा। अगर यह 1 है बबली, तो बंटी 3 गुना यानी 3 अनुपात हो जाएगा। ये कब है? 2 वर्ष बाद। ये वर्तमान आयु क्या है? 32 वर्ष। दोनों का युग क्या है वर्तमान में? 32 वर्ष। 2 साल बाद, 2 साल बंटी की आयु बढ़ेगा, 2 साल बबली की आयु बढ़ेगा, यानी दोनों का आयु में कितना वर्ष बढ़ जाएगा? तो 2 + 2 4 वर्ष। 32 है, 32 4 36 हो जाएगा। ये 2 साल बाद उनकी आयु का युग क्या हो जाएगा? 36 वर्ष। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है? 3 + 1, यानी आयु का युग जो युग होगा अनुपात का 3 + 1 यानी 4 अनुपात। तो 4 का मान क्या है? 36 है। तो 1 का अनुपात क्या मान क्या हो जाएगा? 9। 1 अनुपात का मान 9 हो जाएगा। अगर 1 अनुपात का मान 9 है तो बंटी की आयु पूछा गया है, तो बंटी 3 अनुपात का मान निकालेंगे, 9 त्रिक 27 यहाँ पर हो जाएगा। ये कब का है? तो यहाँ पर ये 2 वर्ष बाद का है। वर्तमान पूछा है, यहाँ से 2 वर्ष कम कर देंगे, 27 में से 2 घटाइएगा तो 25 वर्ष आएगा, ठीक। 25 वर्ष यानी पहला ऑप्शन इसका सही होगा भैया। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि x² माइनस का 10 x प्लस का 21 बराबर 0। मूल ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण दिया है और इसका मूल ज्ञात करना। देखिए, मूल ज्ञात करने का मैं ऐसा शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं दोस्तों, बस एक बार ध्यान से समझ लीजिए, बाकी आपको समझने की भी आवश्यकता नहीं होगी, सवाल का उत्तर आप तुरंत निकालेंगे। देखिए करना क्या है, ये जो 21 है यहाँ पर x² के गुणांक में गुना कर देना होता है। 21 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुना 21 में तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अब 21 को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना है कि गुना करें तो प्लस का 21 है ना, तो प्लस का 21 आए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जोड़ने पर ये वाला आना चाहिए, जोड़ दें तो माइनस का 10 आ जाए। तो देखिए 7 त्रिक 21 होता है, 7 गुना 3 और 7 3 10। हमें क्या करना है? -10 लाना है, तो माइनस माइनस कर देंगे। -7 का गुना -3 में करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस 21 आ रहा है। जोड़ेंगे तो -7 -3 तो माइनस का 10 भी आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, करना क्या है, अगर यहाँ पर 1 है तो कुछ नहीं करना है भाई, अगर यहाँ पर जो भी गुणांक होता है ना उसी से भाग करते हैं, उसी से भाग करते हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ जो भी गुणांक होगा उसी से भाग करते हैं, और साइन जो है यानी चिन्ह जो है उसको बदल देते हैं। चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 और 3 इसका मूल आ जाएगा, 7 3 इसका मूल आएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। इसका जवाब दीजिएगा सभी भाई।
देखिए सवाल में कहा गया भैया कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात की जिसके मूल 3 और 1/3 है ना, 3 और 1/3 है दोस्तों। तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका जो तरीका होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस है माइनस का फिर लगाएंगे मूलों का योग इंटू x फिर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। मूलों का योग करेंगे तो 3 + 1/3, 3 त्रिक का 9, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 9 1 10। तो यहाँ पर मूलों का जो योग आएगा 10/3 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 10/3 x हो जाएगा और प्लस गुना करेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक भाई, 3 का गुना जब 1/3 में करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर में क्या 0। ये इसका समीकरण होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर और माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0, यानी कौन सा विकल्प है भैया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, चलिए इस सवाल को लगाइए। देखिए बहुलक निकालने के लिए जब इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों और बहुलक पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, अगर बहुलक पूछ लिया गया है दोस्तों तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। ये जब वर्गांतराल वाले प्रश्न आते हैं, बहुलक निकालना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक टफ लेवल का प्रश्न बन जाता है। और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आता है दोस्तों तो लगाने मत बैठिए, इसको लास्ट में लगाइएगा। ठीक है, जो आसान है पहले उसको लगाइए। ये थोड़ा सा दोस्तों अगर आप सूत्र इसका नहीं याद रख पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं लगाने में दिक्कत होगा, कोई ट्रिक इसका काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और 2-4 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, बाकी नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए आपके लिए यहाँ पर इस सवाल के लिए एक फार्मूला होता है बहुलक निकालने के लिए, यल प्लस बड़े कोष्टक में Fm माइनस F1, ठीक है, बटे 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब ये सब फार्मूला तो सब पता चल गया क्या होता है, लेकिन डाटा कैसे पता करते हैं, डाटा कैसे पता करते हैं। देखिए पहले आप क्या करिए, बहुलक वर्ग पता करिए कौन सा है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, अधिकतम जो बारंबारता वाला वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, यहाँ पर देखिए 12, 18, 20, 25, 30, 20, 15, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है 30 है ना। तो इसका बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये हो जाएगा बहुलक बारंबारता वाला वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बहुलक वर्ग का अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग जो है निकल गया। तो बहुलक वर्ग क्या होगा 55 से 65, 55 से 65। अब 55 से 65 में दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से जो यल है ये लोवेस्ट टर्म होता है, तो यहीं पर आपको लोवेस्ट टर्म पता चल गया। लोवेस्ट टर्म क्या है, यहाँ पर यल का मान 55 हो जाएगा। ठीक, Fm क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है 30 है ना, तो ये हो जाएगा आपका Fm हो जाएगा। F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है 55 से 65, इसके जस्ट पहले वाला वर्ग क्या है तो 45 से 55, इसके पहले वाला वर्ग जो है ये हो जाएगा। तो इसका जो F1 आएगा दोस्तों ये हो जाएगा 25,
बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की बारंबारता, तो पूर्ववर्ती माने पहले वाला, तो पहले वर्ग की बारंबारता क्या है 25 है। F2 भी निकालना है, तो बहुलक वर्ग के उत्तरवर्ती वर्ग की उत्तरवर्ती माने बाद का, तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है 30 है, इसके बाद वाली जो बारंबारता है क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा F2, ये F2 हो जाएगा। अब क्या बचा, कुछ बचा है Fm F2, अच्छा H बचा है। H क्या है दोस्तों, तो H जो है वर्ग की ऊंचाई होती है, तो वर्ग की ऊंचाई यानी 55 और 65 का गैप देख लीजिए, तो कितने का गैप है 10 का, हर जगह 10-10 का गैप आएगा दोस्तों, कहीं से देखेंगे 10 का गैप आएगा, यही क्या है, ये जो 10 आ रहा है यही क्या है H का मान है, ठीक है। अब यहीं पर मान रख देते हैं सभी मान, तो मान रखिए भैया, सब मान रखिए। L क्या है 55, L क्या है, तो यहाँ पर 55 प्लस F1 सॉरी Fm क्या है 30 है, F1 क्या है 25 है, 25 है बटे 2Fm, तो 30 दूना 60 ये हो जाएगा, माइनस F1 25, F2 20 इंटू H क्या है 10 है, ठीक है, H क्या है, तो यहाँ पर 10 है। चलिए भैया 55, अब देखिए जो भी ऑप्शन आएगा वो 55 से ज़्यादा आएगा, तो 55 से ज़्यादा तो सभी हैं, ठीक है, 55 से ज़्यादा तो सभी हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5, 25 और 20 45, 60 में से 45 गया तो क्या बचेगा 15, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 15 बचेगा, गुणे 10, 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, और ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 55 3 58, तो यहाँ से 58.3 आएगा, 58.33, 58.33 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 1820 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है, यदि वह इस वस्तु को 9% लाभ पर बेचना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 1820 रुपये में बेचा है जिसमें 9% की हानि है, इसका मतलब 91% पर बेचा है, तो 91% का मान 1820, 9% लाभ पर बेचना चाहता है यानी वह 109% पर बेचना चाहता है, तो 109% का मान यहाँ से निकालेंगे, तो 1820 बटे 91 गुणे 109, ठीक, तो 91 से भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 182 यानी हो जाएगा 20, और 20 का गुना करेंगे 109 में तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 1 यानी 2180, 2180 यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक बटे 125 पर माइनस वाई घात बराबर 1 बटे 5 पर माइनस 4 वाई प्लस 1 घात है, तो वाई का मान क्या होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बटे, इसको लिख सकते हैं 5 पर घात 3, 125 का मतलब क्या होता है 5 पर घात 3, तो 5 पर घात 3 वाई लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बराबर 1 बटे यहाँ से 5 पर घात माइनस का 4 वाई प्लस का 1, ठीक, ये हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो बदलेगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर 5 पर घात 3 वाई बराबर, ये जब ऊपर जाएगा तो 5 पर घात 4 वाई माइनस का 1 होगा, ठीक है, आधार बराबर है तो घात बराबर होते हैं,
तो यहाँ से 3y बराबर में 4y माइनस 1, इसको उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का y बराबर यहाँ पर -1, माइनस माइनस से कैंसिल, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का मान क्या होगा दोस्तों, प्लस का 1, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इसको बनाइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद ही आप पता लगाएंगे कि क्या सवाल का अर्थ है, क्या सवाल कहना चाहता है। सवाल में कहा गया कि मंजीत की आयु उसके दोस्त रंजीत की आयु से 2 वर्ष अधिक है। यानी दो बंदे यहाँ पर हैं, एक मंजीत है तो एक कौन है, रंजीत है भैया। एक मंजीत है और एक कौन है, तो एक रंजीत है। ठीक है, सवाल से यहाँ पर निष्कर्ष निकला, मंजीत के पिता की आयु मंजीत की आयु से 2 गुनी है। अच्छा, यहाँ पर मंजीत का पिता भी हैं, तो मंजीत का पिता अगर हैं भैया, तो मंजीत के पिता जो हैं यहाँ पर, मंजीत के पिता यहाँ पर लिख दे रहे हैं यह फादर। ठीक है, आगे समझते हैं। तथा रंजीत की आयु उसकी बहन की आयु की 2 गुनी है। अच्छा, इसकी बहन भी है, रंजीत की बहन भी है दोस्तों, तो रंजीत की बहन है तो इसकी बहन यहाँ पर यस लिख दे रहे हैं, सिस्टर। ठीक है, देखिए, मंजीत के पिता और रंजीत की बहन की आयु का अंतर है 43 वर्ष है। मंजीत और रंजीत की आयु क्रमशः क्या है, ये बताना है। मंजीत के पिता और रंजीत की बहन के बीच का जो आयु का अंतर है वह 43 वर्ष है। ऑप्शन से इसको हल करेंगे दोस्तों। सबसे आसान जो तरीका है वो ऑप्शन मेथड है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं मानता हूं कि मंजीत की आयु 36 वर्ष है, अगर 36 वर्ष है तो पिता इसका 2 गुना यानी 72 हो जाएंगे। रंजीत यहाँ पर 34 है, रंजीत क्या है, 34 वर्ष है, जो उसकी बहन की आयु का 2 गुना है, तो ये बहन की आयु का 2 गुना, तो इसका मतलब बहन इसकी आधी हो जाएगी 17। अब पिता और बहन की आयु के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 43। ठीक है, 43 होना चाहिए। 43 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर मैं मानता हूं कि मंजीत की आयु 26 वर्ष है, रंजीत का यहाँ पर 24 वर्ष है, तो 26 दूना 52 पिता का आयु हो जाएगा, और रंजीत की बहन की आयु 24 का आधा यानी 12 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंट आना चाहिए कितना, 43 नहीं आएगा, तो ये भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन लेते हैं यहाँ पर 38 वर्ष अगर लेते हैं मंजीत की आयु, तो रंजीत कितना हो जाएगा, 36, 38 दूना क्या हो जाएगा, 76, और 18 दूना 36 होता है, 18 वर्ष उसकी बहन की आयु हो जाएगी। दोनों का अंतर आना चाहिए 43। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, इकाई अंक 8 आ रहा है, यहाँ पर इकाई अंक 3 आना चाहिए था, ये भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, ये भी आंसर दोस्तों सही नहीं होगा। अब आते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन चेक करिए या ना करिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आंसर होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, 28 वर्ष अगर मंजीत की आयु है तो 26 वर्ष रंजीत की आयु हो जाएगा। तो मंजीत के पिता का आयु क्या होगा, 28 दूना 56 वर्ष, और उसके रंजीत की बहन की आयु कितना हो जाएगा भैया, आधा इसका, तो 13 वर्ष। दोनों का डिफरेंट देखिए, 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 1 गया तो 4, 43 वर्ष अंतर आ रहा है, यहाँ भी 43 वर्ष अंतर आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया है। अगला प्रश्न देखिए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो कोई निश्चित राशि किस
वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित उत्तर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको रेट निकालना है तो रेट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता हो। अब देखिए, कोई धन है जो 1 वर्ष में 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अगर मूलधन 1 है तो 2 वर्ष में 2 गुना यानी 2 हो जाता है। ठीक है, मूलधन का 2 गुना मतलब 2। मिश्रधन 2 हो जाता है मूलधन का, यानी मूलधन क्या है 1 है। तो ये 2 साल का आपका मिश्रधन और मूलधन का अनुपात आ जाएगा। तो आपको 1 वर्ष का निकालना है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ठीक है, देखिए 2 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, इसका मान होता है 1.414 बट्टे क्या हो जाएगा 1। यानी कोई धन 1 रुपया था जो बढ़कर कितना हो गया है 1.414, यानी कितना ब्याज मिला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 0.414 ब्याज मिला है, किस पर 1 पर, गुणे 100 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पर 4 1 4 और 3 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर 0.3 स्थान पर लगाएंगे तो यहाँ पर 0.3 स्थान यहाँ पर लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर 1 है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक, दशमलव कितने स्थान पर है, यहाँ पर 3 स्थान पर है, तो 0.3 स्थान पर इसमें भी लगाना है, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो 41.4% दर होगा इसका। ठीक है, 41.4%। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको तरीका पता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आपको आता है तो चक्रवृद्धि ब्याज आसान है, नहीं आता है तो कठिन होगा दोस्तों। आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट समझिए। अगर नहीं परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं तो इस पर मैं टॉपिक वाइज, अभी मैंने आपको बताया टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ विथ कंसेप्ट। तो धैर्य रखिएगा, हर चीज़ें आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें कहा गया कि एक विक्रेता 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 12 और 15% की 2 क्रमागत छूटें प्रदान करता है। इस लेन देन में उसे 20% लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांकित करना है। ठीक है, पूर्णांक में बताना है, सीधी बात है। देखिएगा, ये 2000 अंकित मूल्य है, 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है, एक तो 12%, तो बिका कितने में 88% पर, और एक छूट है 15 यानी बिका कितने में तो 85% पर। ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, यहाँ से 2 जीरो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 17 5 85। ये जो है 88 गुना 17, ये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, जिसमें वो पूरे लेन देन में उसे 20% का लाभ होता है, यानी ये 120% का मान है। 120% का मान क्या हो जाएगा 88 गुणे 17। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान निकालना है, तो यहाँ पर 120 गुना 100 कर देंगे, ये 100% का मान हो जाएगा। ठीक है, ये 100% का मान हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए कटेगा, 4 तिया 12, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 22 चौक 88, यह हो जाएगा कितना, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34 के 4 हासिल का 3, 17 दूना 34, 34 और 3 क्या हो जाएगा 37, 37, एक ठो जीरो यहाँ पर हो जाएगा। भाग देना किससे, 3 से, 3 से भाग दे देना है, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 छक 18, दशमलव लगाएंगे, 3 छक 18, 3 छक 18। तो यहाँ पर देखिए, जब दशमलव के बाद 5 से बड़ी संख्या आती है, दशमलव के जस्ट पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये सन्निकट का रूल होता है, तो ये 1247 हो जाएगा, 1247। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न,
देखिए सवाल को पढ़िए, समझिए। निम्नांकित बार ग्राफ दिए गए वर्षों के दौरान बासमती चावल के उत्पादन टन में है को दर्शाता है। निम्नांकित ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब नीचे एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मैं यहाँ पर ले लिया हूँ उस क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, प्रश्न में कहा गया कि 2012 में बासमती चावल के उत्पादन की तुलना में 2015 में बासमती चावल के उत्पादन की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब भाई यहाँ पर आप पता करिए 2012 में चावल का उत्पादन क्या था, तो 32 टन था। कितना टन था यहाँ पर, 32 टन। ठीक है, बत्तीस टन यहाँ पर उत्पादन था 2012 में। 2015 में क्या था, तो 2015 में यहाँ पर 45 टन था। ठीक है, 2015 में क्या था, 45। तो कितना ज़्यादा हुआ है, तो कितना ज़्यादा हुआ है यहाँ पर, 13%, 13 ज़्यादा उत्पादन हुआ है किससे, 2012 की तुलना में। तो 12 में क्या है, 32%। बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं दोस्तों। देखिए 4 से 4 8 32, 4 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल, 25 से 3 75 के 5 हासिल का 7, 25 एकम 25 7 32 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या है 8। तो 8 चौको 32, 40.8 छक 48, यानी 40.6% आएगा। 40.6%, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है भाई, आप लोग उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए 2410 और 2700 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, महत्तम किसे कहते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या मौसा होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। क्या 2410 और 2700 एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। सबसे बड़ी हमें बताना है दोस्तों ना, सबसे बड़ी से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे बड़ी क्या है, 10 है। क्या 10 से यह कटेगा, 2410 बिल्कुल कटेगा। 10 से 2700 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यही इसका HCF हो जाएगा, यही इसका मौसा हो जाएगा। लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तरीका समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि हो जाती है, तो निवल राजस्व में क्या निवल राजस्व हो जाएगा दोस्तों। जो निवल ओवरऑल जो राजस्व है वो क्या होगा, तो राजस्व में क्या बदलाव आएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको लगा देना है सक्सेसिव। क्या लगाना है, सक्सेसिव। 30% की कमी है तो माइनस का 30 करेंगे, प्लस 70, वृद्धि है 70 तो प्लस 70 माइनस 30 गुणे 70 बटे क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 7 त्रिक यहाँ पर 21 हो जाएगा माइनस का। 70 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, 40 माइनस का 21 होगा। ठीक है, आप क्या करिए दोस्तों, 40 में से 20 घटा दीजिए, तो 20 घटाएंगे तो 20 बचेगा, लेकिन एक और घटाना है, 21 घटाना है, तो 20 में से घटा दीजिए 19, तो यहाँ पर प्लस का 19 आएगा। प्लस का 19 मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा, तो वृद्धि 19 का वृद्धि, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अब बताइए 26 प्रश्न हम लोगों ने किया है और हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, अभी तक कोई दिक्कत आप लोगों को किसी भी सवाल में? बताइए दोस्तों, कोई सवाल ऐसा है जो आपको समझने में दिक्कत हुई है? चलिए, नहीं दिक्कत है तो अच्छी बात है, एक बार और देख लीजिएगा। बाकी आप लोग इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए मैं शुरू में नहीं बोला हूँ, लास्ट में मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, शेयर लाइक जरूर करिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं विद्यार्थी, उससे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कल फिर मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा अगला सेट नंबर जो होगा वो 132 होगा, ठीक है, 132 नंबर सेट। और साथ ही साथ मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज मैथ जो कि PYQ होगा, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे द्वारा उनका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इसे भी ज़रूर देखिएगा। और पहला चैप्टर का नाम होगा यूनिट एंड डिजिट, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बाकी बने रहिएगा दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा ही होगा। जय हिंद।